बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज जो है 8.1 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द ग्रेडियंट, जिसको स्लोप भी कहते हैं, और इसका ग्रेडियंट को या स्लोप को उर्दू में झुकाओ ना, ठीक है ना, वो भी होता है। और इसको एम के साथ प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ। ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, इंक्लिनेशन एंगल होता है ये, ठीक है ना। तो इनका जो एंगल ये दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हमने इसका जो ग्रेडियंट या स्लोप, ये एक ही बात है, तो वो हमने मालूम करना है। तो जब एंगल दिया हो और उसका स्लोप मालूम करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, तो आइए हम इसको देखते हैं। जो ग्रेडियंट होता है, एक तो इसका ये फार्मूला है कि वर्टिकल डिस्टेंस जो ऊपर को नीचे, ठीक है ना, होता है, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, यानी ये इन दोनों की जो रेशो होती है ना, वो ग्रेडियंट या स्लोप कहलाती है। तो इसको अगर फार्मूले की शक्ल में लिखें तो ये टैन, या जिसको टेंजेंट थीटा कहते हैं, इसके इक्वल भी हम लिख सकते हैं। तो टैन थीटा के इक्वल क्यों लिखते हैं, क्योंकि टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होता है, और जो बेस लाइन होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ना, वो हमें अंदाजा हो गया। जो ग्रेडियंट होता है ये रेशो का नाम भी है, और इसको बाद दफ़ा ये एंगल एक दिया होता है, उस एंगल की हेल्प से भी हम इसका जो स्लोप या जिसको ग्रेडियंट कहते हैं उसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर एंगल दिया हुआ है, जो इंक्लिनेशन जो एंगल है वो दिया हुआ है, उसकी हेल्प से, यानी कि एंगल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमने ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करना है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो इंक्लिनेशन है इसको हम थीटा के साथ भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे यानी कि ये सारे थीटा दिए हुए हैं, तो हम जो टैन का जो फार्मूला है उसके अंदर मगर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करके हम इसका स्लोप फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका आपको पता होना चाहिए कि जो इंक्लिनेशंस है इसको हमने थीटा के साथ रिप्रेजेंट करना है। जो ग्रेडियंट है इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको हमने स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट या डिनोट करना है। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो जब भी हमने ग्रेडियंट मालूम करना होगा, तो ग्रेडियंट मालूम करने का, यानी एम का मतलब ग्रेडियंट या स्लोप ही है, इसका फार्मूला होता है टैन थीटा। तो थीटा की वैल्यू इस सारे क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, और टैन के साथ हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और वो हमारा आंसर आता जाएगा। तो जिस तरह फर्स्ट पार्ट में जो इंक्लिनेशन है जिसको हमने थीटा का नाम दिया, आपने ये ज़हन में रखना है कि अब थीटा की वैल्यू 0 है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए टैन थीटा की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो टैन 0 को जब कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो 0 आ गया। सेकंड पार्ट में थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ग्रेडियंट का फार्मूला लिखा और इसमें थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब कैलकुलेटर से जो टैन 30 है इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल कैलकुलेटर से ही करना है, ये खुद इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना। तो ये इसके ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में इंक्लिनेशन जो है उसकी वैल्यू 60 डिग्री है, तो ग्रेडियंट का फार्मूला ये लिखा टेंजेंट थीटा। तो अब इसकी कैलकुलेटर से हमने वैल्यू मालूम कर ली कि टैन जो 60 पे क्या वैल्यू होती है, तो इसकी जो टैन 60 पे वैल्यू होती है 1.732, ये इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो टेंजेंस पे 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, ठीक है ना, इनफिनिट्स। तो इसको अनडिफाइंड भी हम लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने 6 जो चैप्टर है ना, 6 चैप्टर में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का टेबल सीखा था, उसके अंदर भी ये हमने देखा था कि टेंजेंस जो 90 पे ना उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। इस वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू 120 है, तो आप एक दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हैं साथ थीटा, अगले स्टेप में थीटा की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें तो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ऐसे डेट भी लिख देंगे तो भी ठीक है। अब इसकी जो 120 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1.732, लेकिन ये होगी नेगेटिव के साइन के साथ। हमने देखा कि यही वैल्यू 60 के साथ भी आती है लेकिन पॉजिटिव होती है। तो आपने इसके बारे में हमने कुछ नहीं सोचना, हमने सिंपल इसको कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर ये ग्रेडियंट की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह थीटा की वैल्यू 150, तो जब टेंजेंट 150 हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी
0.5773, यानी कि यही वैल्यू पॉजिटिव में होती है टेंजेंट 30 पे, लेकिन इसके ऊपर ये वाली वैल्यू 150 पे वही वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है। तो ये हमने कैलकुलेटर से ही फाइंड करनी है, कोई इसमें ऐसी हमारे अपने दिमाग से कुछ भी ना करें, बस कैलकुलेटर पे 10 लिखें, 150 लिखें, इक्वल का बटन दबाएं और आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब थीटा अगर 170 डिग्री हो तो इसकी जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आ जाएगी -0.176। अगर आगे भी लिखना चाहते हैं तो 3 इस तरह करके आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट तक लिखना काफ़ी है। इसके बाद 2 आता है तो राउंड ऑफ करने से ये वैल्यू यही रह जाएगी। तो 8th पार्ट में जो थीटा की वैल्यू है 45.5 डिग्री है, तो इसकी जब इसके ग्रेडियंट का जो फार्मूला है, जो टेंजेंट थीटा में इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0176। बुक के पीछे इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके 1.18 कर दिया उन्होंने, इसको 6 को ख़त्म करके इसको 8 किया हुआ है। लेकिन इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, हमने सिंपल इसको देखना है कैलकुलेटर पे और इसका आंसर लिख देना है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 भी बन जाएगा, अगर ऐसे भी रहने देंगे तो भी गलत नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तो आपने देखा कि इसमें इंक्लिनेशन दिया हुआ था, यानी एंगल दिया हुआ था, हमने उसका ग्रेडियंट मालूम करना था। और जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है और हमने इसमें इंक्लिनेशन इसका फाइंड करना है, उसका अपोजिट है। तो आइए देखते हैं कि अगर स्लोप दिया हो, ग्रेडियंट दिया हो, तो फिर उसका थीटा यानी एंगल कैसे मालूम करते हैं। तो इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है और जो थीटा है, जो एंगल है, वो हमने मालूम करना है। इससे पहले हमने ग्रेडियंट और थीटा के बारे में एक फार्मूला सीखा था। वो फार्मूला क्या था? ये वाला, ग्रेडियंट इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। अब हमने थीटा मालूम करना है, जो तो ये टेन उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, ये उस तरफ जाके बन जाता है टेन इनवर्स ग्रेडियंट और इस तरफ थीटा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो यानी थीटा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख लें ऐसे करके, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा स्लोप की वैल्यू, यानी जो भी स्लोप दिया हुआ है उसकी टेंजेंट इनवर्स पे वैल्यू मालूम करेंगे और हमारे पास वो एंगल आता जाएगा। तो इसका बटन भी कैलकुलेटर के ऊपर वही होता है जो टेन का होता है, बस उसमें ये करना होता है कि इसमें शिफ्ट दबा के जब करेंगे ना, तो जब शिफ्ट दबा के बटन को, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये टेन इनवर्स का बटन आ जाता है हमारे सामने। तो फिर आगे इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लिखते जाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता जाएगा। तो अब इसमें क्योंकि इसमें जो ग्रेडियंट की वैल्यू 0 दी हुई थी, तो जो टेन इनवर्स के आगे 0 की वैल्यू लिखी, तो जब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका 0 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में ग्रेडियंट की वैल्यू ये दी हुई है और इसमें जो इंक्लिनेशन की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो थीटा या इंक्लिनेशन का जो फार्मूला भी मैंने इसको आपको बताया भी है कि जब एंगल मालूम करना हो तो टेन इनवर्स ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट की वैल्यू इसकी जगह पे पुट की तो ये आई। अब कैलकुलेटर से जब इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे ऊपर 29.98 इस तरह करके आ जाता है। अगर हम उसको राउंड ऑफ यानी कि करें होल नंबर्स में तो ये 30 डिग्री बनता है, तो एंगल आ जाएगा इसका 30 डिग्री। अगर आप वैसे भी रहने देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर राउंड नंबर में कर देंगे होल नंबर में तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस वाले पार्ट में ग्रेडियंट की वैल्यू ये दी हुई है, तो इंक्लिनेशन यानी थीटा मालूम करने के लिए हमने इसका जो फार्मूला इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू पुट की। जब कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है नेगेटिव का 60 डिग्री, ठीक है ना। तो लेकिन जो इंक्लिनेशन होता है ये पॉजिटिव इसको रखना होता है, तो लेकिन इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख भी लेते हैं। तो इसमें इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हमेशा जब भी ये नेगेटिव में आएगा ना, इसको 180 में से माइनस करना है। 180 माइनस जो भी ये वैल्यू आई है वो ये आ गया 120, तो इसका थीटे की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इस वाले पार्ट में ये ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई, इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन फाइंड करने का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स, इसकी जो भी वैल्यू थी ग्रेडियंट की वो लिखी। इसको कैलकुलेटर पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 डिग्री आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें स्ट्रेट लाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इन
जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का ग्रेडियंट भी मालूम करना है, ठीक है ना, इन स्लोप भी मालूम करना है, जो भी हमने जो उसका फार्मूला भी सीखेंगे, और इसमें जो इंक्लिनेशन है वो भी हमने मालूम करना है। तो जब हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, उसका जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल मालूम करना है, वो तो सिंपल इसी फार्मूले से होगा ना, कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो इसमें जो ग्रेडियंट अगर पॉइंट्स दिए हों, कोऑर्डिनेट्स दिए हों, उससे ग्रेडियंट कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि वो फार्मूला बहुत एक आसान फार्मूला है। तो सबसे पहले इसका जो ग्रेडियंट मालूम करना है उसका फार्मूला लिखते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। इसमें ये पहली वैल्यू को x1 y1, ये x2 y2। आप इसमें कर लें, आप x में y में से y माइनस करें, ऊपर y आना है, 8 माइनस 6, यानी y2 में से y1 माइनस किया, और नीचे x2 में से माइनस करेंगे x1, इनको सॉल्व किया, 8 से 6 माइनस किया 2, 5 से 2 माइनस किया 3, तो ये बेटा इसका ग्रेडियंट आ गया। अब हमने इसका एंगल मालूम करना है। तो जब हमारे पास ग्रेडियंट हो तो एंगल मालूम करने का तरीका भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है, टेंजेंट इनवर्स, और इसमें जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे। तो चाहे यहाँ पे एक दफ़ा ऐसे करके लिख भी लें, और अगले स्टेप में आप इसको कर लें 2/3। तो कैलकुलेटर से सिंपल आप इसको ये वाली वैल्यू एंटर करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 33.69 डिग्री। तो ये इसका इंक्लिनेशन भी आ गया और इसका ये स्लोप भी आ गया। तो पार्ट 2 में ये सी और डी पॉइंट दिए हुए हैं, पहले हम इनका ग्रेडियंट मालूम करते हैं। ये फार्मूला ग्रेडियंट का लिखा। ग्रेडियंट के ना दो फार्मूले हैं, एक इसका होता है जब एंगल दिया हो तो उससे ग्रेडियंट मालूम करना है, एक होता है जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो उससे ग्रेडियंट मालूम करना है। तो इसमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जिससे ग्रेडियंट मालूम करना है। तो जब पॉइंट्स दिए हो तो ये वाला फार्मूला होता है। दो ही फार्मूला यहाँ पे आपके यूज हुए हैं। तो अब देखिए इसमें y2 माइनस y1, ये पहली वैल्यू x होती है, ये x y, तो x में से x माइनस करना, y में से y माइनस करना है, -3 -4 ओवर x में से आप x माइनस करेंगे। अब x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू -2 है तो ऐसे करके इसको लिख दिया। अब ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 4 और 3 हो जाते हैं -7, और ये 1 इस वाला साइन ये माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये -7/3, ये तो इसका हो गया ग्रेडियंट। तो ये तो इसका बेटा ग्रेडियंट आ गया। तो आप ग्रेडियंट से जब इंक्लिनेशंस फाइंड करेंगे तो ये tan इनवर्स इक्वल टू ये ग्रेडियंट की वैल्यू। तो जब इसकी कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 66.8 डिग्री। तो मैंने पहले भी इसमें लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी इंक्लिनेशंस होता है ये कभी नेगेटिव में नहीं होने देना इसको। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 में से 180 माइनस ये 66.8 डिग्री, इसको जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 113.2 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख भी देंगे कि जो पॉजिटिव रखने के लिए हमने इसको ऐसे क्यों किया। तो ये मैंने साथ इसके ये स्टेटमेंट भी लिख दी है। तो ये बेटा इसका इंक्लिनेशंस आ गया। अब इसमें जो थर्ड पार्ट में ये ई और एफ जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनका हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे। तो इसमें हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखें ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये ऐसे हो जाएगा -3 + 2, और ये -3 और -5 -7 हो जाएंगे। इनको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये डिफरेंट साइन है तो ये हो जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा ओवर -7। तो माइनस के साथ जो माइनस होता है ना ये कट जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम साइन हो तो प्लस का साइन हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है, तो 1/7 हो जाएगा। ये तो इसका हो गया ग्रेडियंट। तो इस ग्रेडियंट की हेल्प से जब हम इसका इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स यानी कि 1/7 जब इसका वैल्यू करेंगे तो आ जाएगा 8.13 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए और बी।
एक तो इनका स्लोप हमने फाइंड करना है, फिर एक हमने पार्ट 1 में एक ऐसी लाइन जो इस ए बी के पैरेलल है उसका भी स्लोप मालूम करना है, और एक ऐसी लाइन जो इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। ए बी लाइन अगर ऐसी है ना, एक ऐसी लाइन जो तो इसके पैरेलल है, एक उसका स्लोप भी मालूम करना है, एक ऐसी लाइन जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है उसका भी हमने स्लोप मालूम करना है। आइए देखते हैं कि ये कैसे मालूम करते हैं। तो अब इसमें देखें कि ये पहले तो हम इसका इस लाइन का अपना स्लोप या ग्रेडियंट मालूम करते हैं। तो ये ग्रेडियंट का फार्मूला हो गया। अब इसमें y2 माइनस y1, y2 माइनस करेंगे इसमें y1 ये वाला है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 हमारे पास ये -2 है। तो ये सेम साइन है, प्लस हो गए 9 और बड़े नंबर का साइन, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो जाएगा +2, 7 + 2 ये 9 हो जाएगा। तो जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ये तो आ गया इसका लाइन का स्लोप। अब मालूम करना है एक ऐसी लाइन जो इस ए बी के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे लिख दी, स्लोप ऑफ अ लाइन। कौन सी लाइन? विच इज पैरेलल टू ए बी। जो भी ए बी लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या होगा, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए बी। जो ए बी का स्लोप है उसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका स्लोप भी इक्वल टू ए बी होगा। यानी जो ए बी का स्लोप आया पैरेलल लाइन का भी स्लोप वही होगा। यानी जो इस ए बी के जो पैरेलल जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो भी -1 होगा। तो ये इसके पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो जब भी किसी भी लाइन का हमें इसका जो स्लोप मालूम हो तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप जब मालूम करना हो, यानी उसकी परपेंडिकुलर लाइन का जब स्लोप हमने मालूम करना होता है तो उसका होता है कि वो उसके इक्वल नहीं होता बल्कि एक तो उसके रेसिप्रोकल होता है। यानी जो भी इसका हमने स्लोप अभी मालूम किया है, ए बी का था ना, इसकी जो ए बी का स्लोप था -1 इसका, और साथ इसका नेगेटिव, यानी कि उसके स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल। अगर फार्मूले की फॉर्म में लिखा तो ऐसे करके हम लिखेंगे, इसका जो स्लोप होगा वो उसके नेगेटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना, ऐसे कर लें। ये समझिए M1 ना, ये पहले वाला जो स्लोप है वो, जो पहले वाले स्लोप का रेसिप्रोकल यानी उसको उल्टा भी देना है और साथ नेगेटिव का साइन आपने पास से डालना है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने नेगेटिव का इसका जो परपेंडिकुलर स्लोप था वो नेगेटिव भी लगा दिया, और जो इसका अपना स्लोप था ना -1 ही था ना, उसको इसकी इधर भी कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, यानी ये दो माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 ही आंसर आता है। तो चाहे आप ऐसे कह लें कि बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस हो गया, जैसे मर्जी आप इसको सोच लें। तो जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना ए बी के, उसका स्लोप पॉजिटिव प्लस हो गया। तो इसमें यही होता है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी और इसका स्लोप आया होता 5, तो इसका जो परपेंडिकुलर स्लोप होना था वो होना था एक तो माइनस और साथ इसका रेसिप्रोकल भी कर देना था 1/5 ऐसे करके। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी साथ साइन भी चेंज, साथ उसका रेसिप्रोकल भी। तो इसी तरह यहाँ पे -1 था तो -1 नीचे भी आ गया, साथ नेगेटिव का साइन भी आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव का 1 आ गया। इस क्वेश्चन में फाइंड x की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b इज़ 4। यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका जो स्लोप है वो 4 है, इसमें एक नंबर की जगह पे ना उन्होंने x दिया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि x की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए कि इसका जो स्लोप 4 है। तो आइए अब इसको हमने ना वही स्लोप के फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये डाटा दिया हुआ वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये b के हैं, इसमें जो ग्रेडियंट जो स्लोप दिया हुआ है वो 4 है। अब स्लोप का फार्मूला पुट किया, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ। जो ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू 4 दी हुई है, m की जगह पे इसकी जो वैल्यू है 4 लिख दी। अब y2 माइनस y2 क्या 8 है और y1 क्या है, जो बाद वाली वैल्यू होती है y होती है, यानी उसकी जगह पे x आ जाएगा। अब x2 माइनस x1 5 माइनस 3। अब इनको हमने पहले सॉल्व कर लें। 8 माइनस x, 5 में से 3 माइनस की ये 2। अब इसमें जैसे ओकेशंस को हम सॉल्व करते हैं ना वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इधर आ गया 8 माइनस एक्स, अब 4 टू द 8, ये प्लस 8 है, इधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना। आप देखिए इसमें से 8 में से 8 माइनस किया 0, इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक्स को पॉजिटिव करने के लिए आप उधर इसको ले जाएं, एक्स उधर चला गया तो एक्स पॉजिटिव का हो गया, लेकिन 0 को इधर लाएंगे तो 0 0 ही रहता है, यानी कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये वही रहता है, तो एक्स की वैल्यू वो 0 ही है। अगर आप इसको ऐसे समझ आपको आ गया तो ठीक है, वीडियो यहाँ से स्किप कर देगा, नहीं समझ लगी तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये ऐसे था, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, इस 8 को इधर ले जाएं और x को उधर ले जाएं, x कनेक्टिव का था उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, ये वाला 8 और ये वाला 8 इधर आके नेगेटिव का 8 हो गया, 8 में से 8 माइनस किया 0। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, एक ही बात है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें फाइंड के मालूम करना है इफ़ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, कि जो ए बी से लाइन गुजर रही है, जो लाइन गुजर रही है एंड सी डी आर पैरेलल, यानी ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हों तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने इसके जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी सीखी थी, आपको ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको हम इनके दोनों के ए बी का भी स्लोप निकालते हैं और सी डी का भी स्लोप निकालते हैं, फिर दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको एक दूसरे के इक्वल रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ए बी का अलहदा से स्लोप मालूम कर लेना है और सी डी का अलहदा से हमने स्लोप मालूम कर देना है। इस वाले स्लोप को M1 का नाम दे दिया, इसको M2 का नाम दे दिया। अब इसमें देखें 5 माइनस 2 यानी y में से y माइनस किया, 3 माइनस के यानी x2 में से माइनस किया x1। इनको मज़ीद सॉल्व करें तो 5 में से 2 माइनस किया 3 ओवर 3 माइनस के, ये तो आ गया इसका ए बी लाइन का स्लोप। इसी तरह जो सी डी लाइन है इसका भी जब स्लोप मालूम करेंगे, ए में एक्स मतलब वाई में से वाई माइनस किया और एक्स में से एक्स माइनस कर दिया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 7 प्लस 1, 8 में से 5 माइनस किए 3, ये क्या आ गया 8, 7 प्लस 1 8 ओवर 3, ये दोनों आगे M2 की वैल्यू आ गई। तो जिस तरह हमें पता है कि ये दोनों ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट वो लिख देता हूँ। तो ये लिख दी कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सो जो M1 है वो M2 के इक्वल होना चाहिए, होते हैं। ये जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं ना, जो ग्रेडियंट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसका है ये M1, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख दें, यानी जो इसका आंसर है वो ओवर 3 माइनस के इक्वल टू M2 है 8/3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमने एक्चुअली हमने इसमें के की वैल्यू मालूम करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब ये 3 इधर से होगा 3 था, ये एक्स्ट्रा में ऐसे ही कर लेंगे था 8 इंटू 3 माइनस के। अब 3 था 9, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई किया 8 3 था 24 माइनस 8 के। अब के को इधर रखना, बाकी जो रूल होता है उसी के मुताबिक सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस 24 है उधर जाके माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8 के। अब 24 में से जब 9 को माइनस करेंगे आएगा 15 माइनस का इक्वल टू माइनस 8 के। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। तो के अच्छा इधर के जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 15/8। तो इस तरह करके इसको ज़रा नीट करके लिख लें, के इक्वल टू क्या आ गया 15/8। तो के की वैल्यू ही हमने मालूम करनी थी, वो हम मालूम कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, लेकिन उसमें लाइन पैरेलल थी, इसमें जो लाइंस हैं दोनों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो पैरेलल में तो स्लोप उनका सेम होता है ना, लेकिन जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं उसमें जो स्लोप्स होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है।
तो वो जिस तरह वो नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे होता है वो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। बिल्कुल उसी मेथड से पहले हम दोनों का ये पी क्यू का और आर एस का हम इन दोनों का अलग इनका जो ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करते हैं, फिर हम उसका उनका जो होगा ना परपेंडिकुलर जो होगा, यानी ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो फिर इनका जो है ना स्लोप उनको हम एक दूसरे के इक्वल कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों के अलग स्लोप मालूम करते हैं। इसका y2 में से माइनस करेंगे y1, x2 में से माइनस करेंगे x1। ये x1 की वैल्यू -1 है। 7 से 2 माइनस किया 5, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, यानी m1 की वैल्यू आ गई 1, +1। अब इसका हम स्लोप मालूम करते हैं। y2 में से y1 माइनस किया और x2 में से माइनस किया x1। अब इनको में ये तो k है, k और 10 तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ आ जाएंगे 10 - k, लेकिन 7 से 2 माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया। तो अब देखें कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे लिख लें, किसी एक को इधर लिख लें, एक को इधर लिख लें, लेकिन ये क्या है, ये m1 नहीं है, ये है तो ये वाला m1 है ना, m1 का रेसिप्रोकल भी और साथ नेगेटिव का साइन भी, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। m2 मैंने इधर क्यों लिखा है, आप चाहे m1 इधर लिख लें, m2 इधर लिख लें, मैंने m2 जरा सोच के ये इधर लिखा है कि m2 के अंदर ना वेरिएबल की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है, इसलिए मैंने उधर उसको लिख दिया कि ऊपर ही रह जाएगी, हमें हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 10 - k/5 और -1 ओवर m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1 है, ऐसी है ना, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू हम लिख देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लें, ये 5 इस तरह डिवाइड हो रहा है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही रहता है, तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 10 - k, 5 × 5 -5। अब देखें, अब इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने मालूम करनी है ना उसको पॉजिटिव करना होता है, तो चाहे इसको ले जाएं उधर, या आपको अगर थोड़ा सा तरीका बेहतर आ गया तो आप वैसे बाद में भी इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब ये +10 है, उधर जाके -10 हो गया। अब सेम साइन है, प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव रखनी होती है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस के साथ वैसे ही माइनस क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो k की वैल्यू मालूम करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसमें यूजिंग स्लोप प्रूव दैट पॉइंट x, y एंड z आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में x भी उसके ऊपर है, y भी उसी के ऊपर है और z भी उसी के ऊपर है, ऐसे करके 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि जिस तरह पैरेलल जो लाइन होती है ना, जो लाइन एक ही रुख को जा रही होती है, चाहे वो किसी भी रुख को हो, उनका जो स्लोप होता है ना हमेशा सेम होता है। इसी तरह जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसके अगर एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है तो ये पैरेलल यार एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, इस दोनों हिस्सों का भी यानी x, y और y, z, इन दोनों का जो स्लोप होगा ना वो सेम होगा। तो जब दोनों का स्लोप सेम होगा तो वो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये कोलिनियर्स हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर ये हैं। अब इसमें एक्स वाई का हम अलग से स्लोप मालूम करेंगे, एक्स और वाई जो पॉइंट्स हैं उनके साथ, और वाई और जी का अलग से हम स्लोप मालूम करेंगे। अब इसमें देखें ये एक्स और वाई का है, ये एक्स और ये वाई है, इनका वाई में से वाई माइनस करना है 7 - -3 और एक्स में से एक्स माइनस करना है 4 - 0। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा +3 और 4 - 0 4। अब 7 + 3 क्या होता है 10/4। 10 और 4 वैसे तो आंसर आ चुका है, ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको सिंपल है ना एक सेम टेबल से जो कट हो रहे हैं उनको कट कर लें। 2 के टेबल से हो रहा है, 2 5 दा 2 2 दा,
5/2 आ गया। इसी तरह अब जो वाई जी है, वाई और जी जो पॉइंट है इनका हमने स्लोप मालूम कर लेना है। तो इन पे आप देखें कि वाई में से वाई माइनस करेंगे और एक्स में से एक्स माइनस करेंगे। अब 12 से 7 माइनस किया 5 और 6 में से 4 माइनस किया 2। अब इसमें से देखें m1 का जो स्लोप है वो और जो m2 थी हमारी उसका स्लोप, वो दोनों का स्लोप देखें सेम आ गया ना। जब स्लोप सेम हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो लाइन हैं ये एक दूसरे के यानी कि पैरेलल ही हैं या एक ही लाइन के ऊपर हैं। एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम ज़रा और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सारा लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2 सो इट प्रूव दैट, ऐसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। इट प्रूव दैट एक्स वाई जी, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जी भी था इसमें, आर लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर इनका स्लोप एक ही हो तो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे आर कोलिनियर्स, तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें मेन हमने यही इसमें देखना था कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ये वाला m1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला m2 है। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, सेम आंसर आ जाता है, तो यानी कि सेम आंसर अगर आ जाता है तो हमने कहना है कि ये एक ही लाइन के ऊपर है, यानी कि दीज पॉइंट्स आर यानी कि इनके स्लोप m1 इक्वल टू m2 सो दे एक्स वाई जी आर कोलिनियर्स। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। बेसिक चीज़ होती है इसका कंसेप्ट समझना कि इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या इसमें मगर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इसमें एक जगह पे ना ये वाई दिया हुआ है, यहाँ पे वो वैल्यू को नंबर आने के बजाय वाई लिख दिया है। कह रहे हैं कि वाई की वैल्यू मालूम करें और ये पी क्यू क्यू आर ये क्या है, ये कोलिनियर्स हैं। कोलिनियर्स में क्या होता है, जिस तरह हमने लास्ट में देखा था कि जैसे यहाँ पे पी क्यू ऐसे, ये P हो जाएगा, ये Q है और ये R है। इसका जो भी स्लोप होगा ना, PQ का स्लोप और QR का जो स्लोप है ये इक्वल होगा। उन्होंने खुद बता दिया, इसमें तो हमने प्रूव करना था ना कोलिनियर है या नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने बता दिया कि ये कोलिनियर हैं। इसका मतलब इसका जो दोनों का स्लोप आएगा वो दूसरे के इक्वल है। जब हम इनका स्लोप निकाल के एक दूसरे के इक्वल करके तो हम इसमें y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो अब इसमें देखें कि पहले हम पी क्यू का जो है ना वो स्लोप मालूम कर लेंगे, जिसको हमने m1 का नाम दिया। ये P और Q है, वही फार्मूला y2 में से y1 माइनस करना है 2 माइनस y और x में से x माइनस करना है 5 माइनस 4। अब इसमें 2 में से y माइनस किया तो ये 2 माइनस y ही रह गया, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ओवर 1, तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो अब इसमें m2 में फार्मूला लिखना चाहते हैं, ऐसे दोबारा लिख लें वरना सामने लिखा ही हुआ है। ये Q और R का हमने स्लोप मालूम करना है, QR। इसमें ये हो जाएगा हमारा ये y2, ये सारी वैल्यू y2 की ये वाली, ये y में से किसको माइनस करना है 2 को, ऐसे ही है। तो y2 में से माइनस हो गया y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें देखें कि ये 2y अकेला ही है, ये जो कांस्टेंट है ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 2 में से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन, और 6 में से 5 माइनस किया 1 ओवर 1। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर्स हैं। तो कोलिनियर्स में क्या होता है कि उनके स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों को स्लोप्स को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। ऐसे करके आप लिख लेंगे कि एज गिवन में यही था कि उन्होंने बताया हुआ था कि ये कोलिनियर्स हैं कि पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल। यानी इनके जो स्लोप है m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। m1 की जगह पे m1 की वैल्यू लिख दी, और m2 की जगह पे m2 की वैल्यू लिख दी 2y माइनस 1। अब इसमें y को एक तरफ कर लें और नंबर्स को एक तरफ हम कर लें। अब इसमें देखें कि ये चाहे आप जितना मर्जी इसको लें माइनस वाई, ये प्लस 2y है, इधर जाएगा तो ये भी माइनस 2y हो जाएगा। ये माइनस 1 है, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब ये भी y है, ये भी y है, सेम साइन है, प्लस हो गए 2 + 1 3, और बड़े नंबर का साइन ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए। अब देखें
माइनस के साथ माइनस कट गया, ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 3 डिवाइड हो गया, 3 के साथ 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, वो हम मालूम कर चुके हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, ये एक है तो ट्रायंगल का ही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने स्लोप्स का जो मेथड है, जो ग्रेडियंट मालूम करते हैं, उस वाले मेथड से आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं कि किसी और ट्रायंगल के हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने, जैसे एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें होती हैं ना, ए बी और दूसरी साइड बी सी और तीसरी साइड ए सी या सी ए, वो तीनों के हमने पहले स्लोप मालूम कर लेने हैं। उसके बाद बताता हूँ कि फर्दर इसका क्या हम तरीकाकार करेंगे। इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसमें ये 3 वर्टिक्स दिए हुए हैं एक ट्रायंगल के, ये मैंने एक रफ ये बनाई है वैसे इस तरह आपको समझाने के लिए। तो इसमें हमने ए बी का स्लोप भी मालूम करना है, बी सी का भी और ए सी या सी ए का भी, अलग अलग हमने मालूम कर लेना है ऐसे करके, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लिख लेते हैं। तो जब स्लोप ऑफ ए बी करेंगे तो ये इसका फार्मूला स्लोप का लिखना ही है, ए बी, ये ए है ये बी है, इसका ये x1 y1 x2 y2, तो y2 में से हमने माइनस करना है y1 डिवाइड बाय x2 में से हमने माइनस करना है x1। इनको अब सॉल्व कर लें, -5, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये सेम साइन है तो प्लस हो गया, 5 और 3 8 बड़े नंबर का साइन। ये देखें इनको भी -5 में +1 करेंगे तो -4 -8। अब माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, ऐसे ही है ना, या माइनस माइनस करने प्लस हो जाएगा। बाकी ये 4 के टेबल से कट के 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, ये प्लस का पॉजिटिव का 1/2। अब इसी तरह इसका भी हम स्लोप मालूम कर लेते हैं बी सी का। तो बी सी का भी इसी तरह, ये बी है ये सी है, वाई में से वाई माइनस करेंगे 3 माइनस ये वाई 1 हमारा -5, एक्स में से एक्स माइनस करेंगे 1 माइनस -5। इनको सॉल्व किया, पहले इनके जो ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये भी प्लस हो गए। अब देखें 5 + 3 8 और 5 + 1 6, ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, इनको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। 2 के टेबल से 2 4 दा 2 3 दा, इसका स्लोप ये आ गया, इस वाली लाइन का स्लोप ये 4/3 आ गया। अब इस तरह स्लोप ऑफ ए सी, ये ए और ये सी इनका मालूम कर लेते हैं। तो इसका भी लिख लेते हैं, y में से माइनस करना है इसका y, और x में से माइनस करना है इसका x, ऐसे, ठीक है ना। ए सी लिखा ना, अगर हम सी ए भी लिखते फिर भी आंसर सेम आना था। अब इसमें देखें, पहले इनके साइन चेंज कर लें, ब्रैकेट है ना बाहर माइनस भी है, तो ये +1 हो गया, और इसी तरह ये देखें कि ये आ गया हमारे पास -1 और ये +1 हो गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 + 1 4 ओवर 1 + 1 2। इनको सेम टेबल से कट करें तो ये हो जाएगा कि ये 2 के टेबल से 2 1 दा 2 2 दा, ये आ गया 2/1, यानी जिसको हम 2 ही लिखेंगे। तो अब इसमें देखें कि कौन से स्लोप ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो गई, ये था ए और सी, एक्स में से एक्स माइनस करना था, 1 में से माइनस करना था 3 को, ये ऐसे करके नीचे आ जाएगा 1 - 3, ठीक है ना। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा, मैं यहाँ पे ना इसको कट करके दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर ये ऐसे ही है, ये माइनस और माइनस मिलकर +1 हो गया, बाकी ये रह जाएगा 4, ये डिफरेंट साइन है तो ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। 1 - 3 डिफरेंट साइन है तो -2 बच गया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट साइन है तो -2 1 दा 2 2 दा, तो ये -2 आ जाता है इसका। अब इसमें देखें कि जो दो इसके
स्लोप्स हैं वो हैं तो नंबर एक जैसे हैं, लेकिन उनके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और साइन का डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंस है। तो हमें जो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल उस वक्त होती है जब दो लाइंस कम से कम आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। 90 डिग्री एंगल का मतलब ये होता है ना कि ये एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तब इसमें दो लाइन उस वक्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी जब उनके स्लोप, ये स्लोप की प्रॉपर्टी ये है ना कि दो लाइन उस वक्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी जब वो एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब देखें इसमें, अब इसमें देखें कि ये वाली वैल्यू है तो सेम सेम, लेकिन एक दूसरे का साइन भी डिफरेंट है और रेसिप्रोकल भी हैं। तो इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये कौन सी साइड है, ए बी और ये ए सी। एक तो जो परपेंडिकुलर साइड को चेक करने का या एक दूसरे की वैल्यू मालूम करने का ये वाला फार्मूला हमने सीखा था। अगर दो वैल्यू दिए हों, दोनों स्लोप दिए हों, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, उसके लिए एक और फार्मूला भी है हमारी इन एग्जांपल्स के अंदर दिया हुआ है कि दो अगर स्लोप दिए हुए हैं ना, दोनों स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अगर -1 आए ना, तो वो दोनों स्लोप्स जिनकी, यानी जिन लाइंस के भी वो दोनों स्लोप हैं, वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के आए। अब इसमें देखें, हमने उन दो को मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो हमारे पास 3 स्लोप है ना, हमने वो दो मल्टीप्लाई करवाने हैं जिनके जिनके आपस में वैल्यू मिलती जुलती हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है। और इसमें देखें ये 1/2 मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा इसके साथ, ये -2। अब देखें ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 दा 2 1 दा, बाकी ये प्लस, ये माइनस माइनस और 1 1 दा 1। अब इसमें देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, मतलब कि ये वाली दोनों साइड जिसका इसमें M3 है तो हम 3 लिख लें, चलो ज़्यादा हमारे लिए आसानी रह जाएगी। M1 और M3 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर उनका -1 के इक्वल आता है। इसका मतलब कि M1 जिसका स्लोप है वो वाली लाइन और M3 वाली जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि AB और AC। अगर ये दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मतलब ये हुआ कि ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब हमने चेक कर लिया कि ये दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाने से -1 ही आ रहा है, तो जब ये दो स्लोप जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -1 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, जैसे उल्टा टी होता है ना, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर AB और AC, ये AB साइड थी ये वाली, और ये वाली साइड जो M3 वाली थी ना, ये वाली, ये AC है। इन AB और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ये पॉइंट दिए हुए आर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया, यानी जब दो साइडें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये इसमें प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें ये बताया हुआ है कि यूजिंग स्लोप का जो मेथड है वो यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि ये ABCD ये जो वर्टिस दिए हुए हैं आर आ वर्टिस ऑफ आ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में एक तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जब पैरेलल होंगी ना तो उनके स्लोप भी अपोजिट साइड का जो स्लोप है इस वाले मेथड में स्लोप भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फर्दर तो इसमें एंगल वाली बात होती है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले इसकी अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं, पहले हम इनके स्लोप से चेक करते हैं कि ये इसमें दो साइड आपस में पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो इसमें जो चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स का हम अलग अलग स्लोप मालूम कर लेंगे, AB BC CD और DA या AD करें। तो ये स्लोप का फार्मूला लिखिए आप। AB में y में से y माइनस करना है, 3 - 1, और 6 में से -2। अब इनको सॉल्व करें, 3 में से 1 माइनस किया 2, और ये प्लस, ये बाय माइनस है ना, अंदर का साइन प्लस कर देगा तो ये +2 हो जाएगा। 6 + 2 8 हो जाएगा। तो जब ये दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 4 दा, एक स्लोप ये आ गया। अब दूसरे का स्लोप, इसको M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं। अब BC, ये BC, इसमें अब y में से y माइनस कर देना है, 5 - 3, और ये हो जाएगा 10 - 6।
10 माइनस 6, इनको सॉल्व करें। 5 में से 3 माइनस किया 2 और 10 में से 6 माइनस किया 4, तो ये भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं 2 और 4, 2 के टेबल से 2 1 दा 2 दा, तो ये दूसरा स्लोप आ गया। अब सी और डी का स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो ये 3 में से 5 माइनस करेंगे, 3 माइनस 5 और 2 माइनस 10, 2 माइनस 10। अब देखें ये 3 में से 5 माइनस करें तो -2 आता है, और 2 में से 8 माइनस कर 2 में से 10 माइनस करें तो -8 आता है। तो अब देखो ये सेम टेबल से जब इनको हम कट करेंगे तो 2 1 दा, नीचे लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 दा और 2 4 दा, तो 1/4 आ गया। तब देखिए इसमें स्लोप ऑफ डी ये है, ए ये है, तो जो बाद में होता है उसको हम कह देते होते हैं कि वो के बाद वाली वैल्यू 2 2 हो जाती है। अब इसको हम लिख देंगे m4 = 1 माइनस 3, और फिर यानी कि y में से y माइनस किया, अब इसके जो x में से x माइनस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें देखें इनके डिफरेंट साइन है, 1 में से 3 माइनस किया तो -2, और ये सेम साइन है प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 2 और 4 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 दा। अब देखें चारों स्लोप हमारे पास आ चुके हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए ज़रा स्लोप्स को ना सर्कल सा कर देता हूँ। एक स्लोप ये है, दूसरा स्लोप ये है, तीसरी साइड का स्लोप ये है, और चौथी साइड का स्लोप ये है। अब इन चारों स्लोप्स में देखें कि दो स्लोप आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल देखें, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब कि इनके दो स्लोप अगर सेम है तो इसका मतलब कि दो अपोजिट साइड इनकी आपस में पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा तो हमने ये लिख दिया कि स्लोप ए बी का जो स्लोप है वो सी डी के इक्वल है, ए बी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए। एक ये वाली बात लिख दी, एक मैं और लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसमें देख दिया कि इट शो दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि जब उनके स्लोप इक्वल है ना तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो विच डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक तो ये भी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो एक ये भी है। अब हम इनमें जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका एंगल भी चेक कर लेते हैं कि 90 डिग्री एंगल है या कोई और एंगल है। तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनमें होता है कि दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आ रहा हो ना तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों साइडें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ए बी साइड है और ये ए बी और ये बी सी, इन दोनों के स्लोप लिखते हैं। ए बी का स्लोप 1/4 है और बी सी का स्लोप 1/2 है। ये हमने ऊपर किया हो ना मालूम, ये वाला 1/2 है। तो इन दोनों को चेक करें कि ये क्या -1 के इक्वल आता है, नहीं आता। ये तो आ रहा है 1 1 दा 1 और 4 2 दा 8, तो ये -1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, यानी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, बल्कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ऐसे करके इसका एंगल ऐसे करके बन रहा होगा। आगे थोड़ी सी मैंने ये भी वजाहत कर दी है। कुछ टीचर तो कहते हैं कि यहाँ तक ही कर दें तो काफ़ी है कि पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन अगर एंगल भी आप वेरीफाई करना चाहें तो मज़ीद एक ये स्टेप होता है। तो इसमें अगर आप करना चाहें तो इसमें होता है कि दोनों एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने से, उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आए तो वो 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन अगर वो -1 नहीं आए तो वो आपस में वो फिर 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे होते, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। एडजेसेंट साइड्स आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू ईच अदर यानी कि नॉट है ईच अदर। सो गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो तो हमने पहले प्रूव कर दिया ना। आगे फिर एंगल को चेक करने के लिए हमने ये फर्दर किया। क्वेश्चन नंबर 11 में तो हमने प्रूव करना था कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना पी क्यू आर एस आर द वर्ड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है। तो फाइंड पी के जो पॉइंट्स हैं ना वो हमने दोनों मालूम करने हैं। ये दो तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं। एक तो जैसे स्लोप्स का मेथड है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मेथड इसमें होता है किसी भी
इसमें पैरेललोग्राम की बात ही कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने इसके बारे में जो यूनिट 7 में सीख चुके हैं। तो यानी कि इनका जो कहने की चीज़ ना, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे होते हैं ना, वो दोनों के पॉइंट सेम होते हैं। उस मेथड से भी हम, वो ज़रा शॉर्ट है, उस मेथड से भी हम इसको इनके डायगोनल्स के जो है ना, वो जो बाइसेक्टर जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। अब इस वाली पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल पी आर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, और ये जो डायगोनल है क्यू एस या एस क्यू, इसका जो मिड पॉइंट होगा इन डायगोनल्स का, वो दोनों का सेम होगा। तो जब वो मिड पॉइंट इनका आ जाएगा ना, उसकी हेल्प से फिर हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि इसका सेम होगा, यानी दोनों के जो मिड पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, या सेम कह लें इक्वल होंगे, उन दोनों को इक्वल करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ये एक ज़रा आसान और शॉर्ट सा मेथड है ये। तो अब इसमें देखें, जो मिड पॉइंट्स का फार्मूला होता है ना, वो ये वाला होता है x1 + x2/2, फिर कॉमा आता है दरमियान में y1 + y2/2। अब इसमें देखें, ये P और R का है, P और R, ये P है, ये R है। इसमें पहले वाले x होते हैं, x + 1, ये x + 1/2 फार्मूले का 2। दो बाद वाले y होते हैं, ये y + 4/2। तो ये तो क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ गए, मज़ीद तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह जो दूसरा डायगोनल है, पहले हमने पी आर का किया, अब जो क्यू एस जो डायगोनल है उसके मिड पॉइंट मालूम करते हैं। फार्मूला दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि फार्मूला पहले लिखा हुआ है, इससे सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। अब यहाँ पे x1, ये q और s की वैल्यू लिख रहे हैं, ये q है, ये s है, -2 और +10, -2 + 10/2, और y में 2 + 1, 2 + 1/2 फार्मूले का। इनको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8, 10 - 2 8 है ना, /2, ये 2 + 1 3/2। इसको हम मज़ीद भी थोड़ा सा अगर करना चाहें तो 2 1 दा 2 4 दा, यह आता 4 और 3/2। अब देखें, क्योंकि इनके जो मिड पॉइंट होता है ना दोनों डायगोनल्स का पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायगोनल्स का जो पहला पॉइंट है x, वो इसके x के इक्वल होगा, जो इसका दूसरा पॉइंट होगा ना, ये वाला जो y, ये इसके दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है। तो ये इस तरह करके स्टेटमेंट लिख लेंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स आर इक्वल इन, या सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल या सेम। इक्वल इसलिए वो लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल करके हमने लिखना होता है ज़रा, इसलिए आसानी रह जाती है। इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, सो एक इसके जो मिड पॉइंट थे वो, और दूसरे के मिड पॉइंट ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब x वाली वैल्यू x के इक्वल, और y की जो वैल्यू है वो, यानी कि जो बाद वाली वैल्यू है, y की वैल्यू y वाले को इक्वल, ठीक है। इनको इक्वेटिंग कर देना है। अब इसमें इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 दा 8, ये +1 है, उधर जाके -1 हो गया, x = 7, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस तरह y की कर लेते हैं, y + 4, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये +4 है, उधर जाके ये इधर से 3 बच गया ना, और ये +4 उधर जाके -4 हो गया, 3 से 4 माइनस किया -1, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसमें p की वैल्यू मालूम करनी थी ना, p की था ना यहाँ पे, ये x और y, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। x की जगह पे लिख देंगे 7 और y की जगह पे -1, तो ये बेटा इसके वैल्यू आ चुकी हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 और 12 बिल्कुल सेम मेथड है इसमें, उसमें ये पैरेललोग्राम थी और इसमें रम्बस है। तो रम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं ना, सेम उसी तरह इनके जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट होते हैं ना, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इनके ये सेम होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उनको इक्वल करके कि जब उनके डायगोनल्स आ जाएंगे, उनके मिड पॉइंट आ जाएंगे, तो मिड पॉइंट को इक्वल करके हमने जो फोर्थ वर्टिस है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। 3 दिए हुए A B C, इसमें D नहीं दिया हुआ,
तो डी को आप ऐसे कर लें कि डी की वैल्यू ऐसे एक्स और वाई ये मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसके क्योंकि डायगनल्स के हमने मिड पॉइंट पहले मालूम करने हैं, पहले डायगनल ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी, ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। अब इसमें ए और सी, ये ए है और ये सी है। एक्स में एक्स को प्लस करना होता है, 2 प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, यानी ये 2 है और ये -2 है तो 2 -2 ही हो गया। फिर वाई में वाई -1 और +3 ओवर 2, ये ओवर 2 फार्मूले का 2 में से 2 माइनस किया 0 और ये 3 में से 1 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन ओवर 2। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब इसका जो डायगोनल बी डी है, बी डी का मिड पॉइंट मालूम करना है। ये बी है और ये डी है। 3 प्लस एक्स, एक्स में एक्स प्लस करना है और वाई में वाई, 4 प्लस वाई ओवर 2। अब ये क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। अब हमें पता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसका जो हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका जो x है इसके x के इक्वल है और जो इसका y है वो इसके y के इक्वल है। या एक दफ़ा इन सारों को एक दूसरे की इक्वल लिख दो, अगले स्टेप में आप ऐसे करके लिख लें कि इसको लिख लें कि ये वाला x इस x के इक्वल है, 3 प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 0 और ये 4 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू 1, यानी x वाला x वाले के इक्वल, y वाला y वाले के इक्वल। जिसके अंदर वेरिएबल थे उसको मैंने पहले लिख लिया, ज़रा लिखने में तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। या 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 0 था 0, तो ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये x की वैल्यू आ गई -3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लें। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 दा 2, ये +4 उधर जाके -4 हो गया। अब 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आ गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो फोर्थ कोऑर्डिनेट्स था उसी की वैल्यू मालूम करनी थी ना, ये d की, ठीक है ना। अब इसमें ये x था ये y था, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह करके एंड पे स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस फोर्थ वर्टेक्स इज दिस। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें ये एक दिया हुआ उन्होंने ट्रायंगल है, इसके ये तीनों वर्ड्स दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि एक तो इनकी साइड्स के स्लोप फाइंड करें, फिर इनके मीडियंस के स्लोप फाइंड करें, फिर इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनके आप स्लोप्स फाइंड करें। आइए हम इसमें देखते हैं। जो तीनों वर्ड्स दिए हुए हैं, तीनों वर्ड्स को मैंने नाम दे दिया A B C। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये रफ बनाई है, ये कुछ बनानी ज़रूरी नहीं है। तो हमने सबसे पहले इनके स्लोप फाइंड करने, A B का स्लोप, B C का स्लोप और A C का स्लोप, ये हमने मालूम करना है। तो A B का स्लोप मालूम करने के लिए इसका फार्मूला, स्लोप का फार्मूला लिख दिया। अब y में से y माइनस किया और x में से x माइनस किया। अब देखिए 5 - 0 5 और ये -5। अब ऊपर भी 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये तो स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ BC, ये B और ये C है। y में से y माइनस करना है, फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 - 5 फिर, ठीक है, 8 - 5 फिर 8 - 0, ठीक हो गया। अब इनको 8 में से 5 माइनस किया 3, 8 में से 0 माइनस किया 8 आ गया। तो ये आ गया दूसरी साइड का स्लोप। अब तीसरी साइड का स्लोप मालूम करते हैं। अब तीसरी साइड का स्लोप मालूम करेंगे AC, y में से y माइनस करना है, 8 - 0 और फिर 8 - 5, 8 में से 0 माइनस किया 8, 8 में से 5 माइनस किया 3, तो ये तीसरी साइड का स्लोप आ गया। अब इसके जो अगले, जो हमने पहला पॉइंट था मालूम कर लिया, जो अगले 2 पॉइंट्स है इसमें स्लोप्स ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो मेरे ख्याल में पहले मैं आपको ना ये वाला समझा देता हूँ, ये वाला समझना आपके आसान हो गया, फिर उसके बाद इस पर आ जाते हैं तो आपके लिए ये आसानी रहेगी। तो इसमें जब भी स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AB, इसी तरह स्लोप ऑफ BC, आगे यही वाली बात आ जाएगी, ऑफ
ए सी, ये जब मालूम करना होगा ना, तो इसका एल्टीट्यूड जैसे हम कहते हैं ना एक दूसरे का, ये होते हैं इसका स्लोप और इसके एल्टीट्यूड का स्लोप, ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और ए बी का स्लोप क्या था, ए बी का स्लोप था हमारे पास -1, ए बी का स्लोप था -1 ऐसे। इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला असल में ऐसे होता है, ये -1/, स्लोप जो भी स्लोप होता है, ठीक है ना। तो इसमें माइनस वो फार्मूले का और 1/, जो भी ए बी का स्लोप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह बी सी -1/, ये फार्मूले के दोनों, बी सी का स्लोप क्या है, बी सी का था 3/8, 3/8। अब इसमें जो डिवीजन होती है, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, वो ऊपर आ जाती होती है, ये माइनस ये, और ये जो 8 है ना ये ऊपर आ जाएगा 8/3। ये जब 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8/8, यानी ये फ्रैक्शन की फिर फ्रैक्शन की जो फिर फ्रैक्शन होती है ना ये ऊपर आ जाती है। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1/3/8 है ना, जैसे इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 8 ऊपर हो जाता है, 3 नीचे हो जाता है, तो 8/8 और नीचे 3 का 3। अगर ऐसे समझ आ गया तो भी ठीक है, वरना आप ऐसे समझें कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर आ जाती है। अब ए सी का जो होगा ना एल्टीट्यूड, वो क्या होगा, ये स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए सी माइनस ए सी का था 8/3, 1/8/3। ये लाइन ड्रा करता हूँ, मिक्स ना हो जाए आपस में। ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है ना ये ऊपर हो जाएगी, माइनस ये 3 चल जाएगा ऊपर, 3/8। तो ये तीनों, इनके जो तीनों साइड्स थी, साइड्स के एल्टीट्यूड का स्लोप भी हमने मालूम कर लिया है। इसको स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं या स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है ना, -1/, ये फार्मूला होता है जिसमें हम जो भी हमारा कि जिसका भी वो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप, यानी कि ये एल्टीट्यूड किसका है, जिसका भी होगा उसका स्लोप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर उसके एल्टीट्यूड का स्लोप ये बन जाएगा। तो इस तरह करके उम्मीद है कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट था मीडियन का स्लोप, वो फाइंड करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि स्लोप्स ऑफ मीडियन मालूम करने हैं। तो स्लोप ऑफ मीडियन क्या होता है, स्लोप्स ऑफ मीडियन ये होता है कि पहले हमने हर साइड का मिड पॉइंट मालूम करना है। जी जैसे समझिए कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक मिड पॉइंट है, इसको हमको डी का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसको डी का नाम दे देंगे। फिर हमने ए और बी के जो मिड पॉइंट का फार्मूला है ना, उस फार्मूले की मदद से हमने, जैसे ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हमने डी का नाम दिया है। एक्स में एक्स को प्लस करना है डिवाइड/2, वाई में वाई को प्लस करना है डिवाइड/2। तो इसमें देखें एक्स और वाई की वैल्यू को हमने इनको यहाँ से देख के एक्स में एक्स प्लस किया, वाई में वाई प्लस किया, तो डिवाइड/2। ये 5 + 0 5 होता है, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5। इस तरह 5 में 0 प्लस किया 5 रहता है, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5। ये तो ए बी का मिड पॉइंट आ गया 2.5 और ये भी 2.5। ये होता है मीडियन। ये जो अपोजिट एंगल से, यानी इन दोनों की जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट को अपोजिट एंगल से मिलाने वाली लाइन को इसका मीडियन कहते हैं। तो इस मीडियन का स्लोप फाइंड करना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स का सी और डी का स्लोप फाइंड करना है, ये इसकी बात है। तो पहले हमने इसकी तीनों साइडों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसी तरह पहले हमने ए बी का मिड पॉइंट निकाला, फिर बी सी का, बी के ये वाले ये पॉइंट्स हैं, सी के ये वाले पॉइंट्स हैं। तो इसको हम दे देते हैं ए, पहले डी नाम दिया, फिर अगले को हम ई नाम देते हैं। उसमें मिड पॉइंट का नाम ई होगा, ई। अब बी और सी के एक्स में एक्स प्लस किया डिवाइड/2, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4। फिर वाई में वाई को प्लस किया 13 को 2 से डिवाइड किया तो 6.5। तो ये ई के आगे 4 और 6.5, ये समझे मिड पॉइंट है। ये आपको समझाने के लिए मैं जस्ट ड्रा कर रहा हूँ। इसका मतलब कि इस लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है, ए और सी का स्लोप फाइंड करना है। अब इस तरह ए सी साइड है, इसका पहले मिड पॉइंट मालूम करते हैं। इसका नाम हमने डी रखा, फिर ई रखा, इसका नाम एफ रख देते हैं, एफ के पॉइंट यानी ए और सी का मिड पॉइंट मालूम करना है।
ये ए और सी के एक्स में एक्स को प्लस किया डिवाइड बाय 2, प्लस किया 13 डिवाइड बाय 2, इसको नाम दे दिया एफ का, मिड पॉइंट को एफ का नाम दे दिया। फिर वाई में वाई को प्लस किया डिवाइड बाय 2, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। ये इसका एक्स है, ये इसका वाई है, 6.5 और वाई है इसका 4। ये इसका तीसरा जो मीडियन है वो हमने ड्रा कर दिया। अब हमने इन तीनों लाइनों को, जो लाइनें हमने बाद में ड्रा किया ना, इनका हमने स्लोप फाइंड करना है। अब देखें, अब इसका जो ये जो है स्लोप, ये सी डी है, सॉरी स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप मालूम करना है। इसमें क्या होता है, वाई में से वाई टू में से वाई माइनस करना होता है और एक्स टू में से एक्स वन माइनस करना होता है। तो इसमें जो डी वाले होंगे वो 2 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए 2.5 माइनस उसके 8 ही हैं, 8, और इसमें जो x2 है वो भी इसका 2.5 और इसका जो x है वो भी 8 ही है। वैसे दोनों सेम ही, ऊपर नीचे अगर आप ऐसे भी करें। अब 8 में से 2.5 माइनस करें तो ये आ जाता है 5.5 और ये भी माइनस करो तो ये भी माइनस का 5.5। अब दोनों के सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, प्लस का साइन आ जाएगा और 5.5 को 5.5 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ सी डी, ये जो मीडियन सी डी है ना, इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 1। अब नेक्स्ट जो मीडियन है ए ई का हमने स्लोप फाइंड करना है। पहले सी डी का मालूम किया, अब ए ई का। दोनों साइडों पे हमारे पास ए के पॉइंट्स भी हैं, ई के पॉइंट्स भी हैं, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि इसमें ये हो जाएगा x2 y2 x1 y1। अब इसमें से जो स्लोप का फार्मूला होता है ये होता है ना, y2 में से y1 माइनस करना है, यानी इसमें हो जाएगा 6.5 माइनस 0, ठीक हो गया 0। और दूसरा हो जाएगा 4 माइनस, यानी x में से x माइनस करना है ना, 4 माइनस 5। अब इनको सॉल्व करें, 6.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा और 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1। ये -1 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो नीचे फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना जो बुक के पीछे है ना, इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है डेसिमल के बगैर। तो डेसिमल के बगैर भी इसको अगर हम करना चाहें तो 6.5 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, ये डेसिमल ख़त्म करके ना। तो ऐसे करके भी उन्होंने लिखा हुआ है इसको। ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 2 दा और 5 13 दा। बुक के पीछे ऐसे करके उन्होंने आंसर दिया और माइनस का साइन साथ ही रहेगा। आप ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, यहाँ पर लिख दें और, ठीक हो गया। अभी हमने जो स्लोप फाइंड किया वो ए ई का मालूम किया, ए से ई का, पहले सी से डी का। अब बी और एफ जो पॉइंट है इनका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला वही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें बी एफ। अब इसमें देखें कि f बाद में है तो ये हो जाएगा इसका, ये y2 है 4 माइनस ये y2 और ये y1 4 माइनस 5 और 6.5 x2 माइनस x1। अब देखिए इनको, ये आ जाएगा -1, 6.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसका भी एक तरह से तो आंसर आ चुका है, लेकिन जो जिस तरह वो बुक वालों ने इसको दिया हुआ है कि आप इसको डेसिमल में नहीं करना, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं दोबारा भी जिस तरह इसको सॉल्व किया था ना, उसी तरह इसको भी फ्रैक्शन में करके आपको बता देता हूँ। 6.5 इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, डेसिमल ख़त्म। जिस तरह वो 65 और 10 को डिवाइड किया था ना, सेम उसी तरह ही ये 5 के टेबल से 5 2 दा और 5 13 दा, ये -7 ही रह जाएगा। तो तीसरा जो मीडियन का स्लोप है ना वो ये आ जाएगा -2/3, ठीक है ना। इसमें तो ये तो या है ना, ये तो एक ही चीज़ है ना, ये वाली तो इसमें भी ये वाली एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। तो इसमें एक ये था, एक स्लोप ये वाला हो गया, दूसरा समझो ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। तो तीनों मीडियन के स्लोप भी आ चुके हैं और तीनों जो एल्टीट्यूड थे उनके स्लोप भी आ चुके हैं और तीनों साइडों के स्लोप भी आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।